हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आर्प इंस्पेक्शन। डायनामिक एआरपी इंस्पेक्शन। ये जो डाय होता है डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन, इसको यूज करते हैं हम अपने नेटवर्क में टू प्रिवेंट आवर स्विच्ड नेटवर्क फ्रॉम MIM अटैक। हाँ, मैन इन मिडिल अटैक। सबसे पहले समझना होगा कि ये मैन इन मिडिल अटैक क्या होता है, उसके बाद समझ में आएगा कि डाय क्या करेगा, मींस आर्प इंस्पेक्शन क्या कर सकता है, या आर्प इंस्पेक्शन किस तरीके से हमारे नेटवर्क को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझना होगा कि MIM क्या होता है। तो मैन इन मिडिल अटैक को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले मान लो ये एक स्विच है, इसका मैक एड्रेस A, ये B, ये C। ठीक है, A से B को डेटा फॉरवर्ड करना है। 1.1 से डेटा जाना है 1.2 के पास में। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो जब पहली बार डेटा सेंड करेगा तो ऑब्वियसली उसके 1.1 के पास 1.2 का मैक एड्रेस होना चाहिए या नहीं। मान लेते हैं कि वेरी फर्स्ट टाइम 1.1 1.2 को डेटा सेंड करेगा, तो ऑब्वियसली क्या जनरेट करेगा सबसे पहले? ARP रिक्वेस्ट, क्योंकि इसके पास अभी 1.2 का मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं है। तो जब ARP रिक्वेस्ट जाएगी तो ध्यान से देखना, देखो सोर्स है 1.1 मान के चल रहे हैं हम, और डेस्टिनेशन क्या है 1.2। तो अब जब ARP रिक्वेस्ट जाएगी यहां से, तो ARP रिक्वेस्ट में सोर्स IP किसका अलग करके जाएगा 1.1, सोर्स मैक एड्रेस क्या अलग करके जाएगा A, डेस्टिनेशन IP 1.2। और डेस्टिनेशन मैक 000। ठीक है, 000 ऑल जीरोस। ये हो गया आर्प रिक्वेस्ट पैकेट। अब इसको ईथरनेट को हैंडओवर करेगा। ईथरनेट को हैंडओवर करेगा तो ईथरनेट सोर्स मैक क्या रखेगा, अपना मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन OLF। इसका मतलब ये फ्रेम क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। जब ये फ्रेम यहाँ पे जाएगा 0/1 पे, तो स्विच क्या करेगा, इसको फ्लड करेगा। तो एक कॉपी आउट फ्रॉम 0/2 और एक कॉपी कहां से निकाल देगा 0/3 से। अब मान लेते हैं कि ये अटैकर है यहाँ पे, अब जब आर्प रिक्वेस्ट 1.3 के पास आएगी तो जनरली ये क्या करेगा, ड्रॉप इसको, क्योंकि जब ये आर्प मैसेज को ओपन करेगा तो डेस्टिनेशन IP क्या निकलेगा 1.3, जबकि 1.2, जबकि इसका अपना IP एड्रेस क्या है 1.3। तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस तो ये ARP रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर देगा, रेस्पॉन्स कौन देगा, केवल 1.2। लेकिन अब क्योंकि ये क्या है अटैकर, तो कुछ यूटिलिटीज ऐसी आती है इंटरनेट पे जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे के बेहाफ पे आर्प रेस्पॉन्स दे सकते हैं। जैसे प्रॉक्सी आर्प याद है आपको, किसी दूसरे के बेहाफ पे आर्प रेस्पॉन्स दे देता था। हाँ नहीं, प्रॉक्सी ग्रेशियस अलग होता है। तो यहाँ पे अब आर्प रिक्वेस्ट की कॉपी इस अटैकर के पास भी आई और जो एक्चुअल यूजर है उसके पास भी आई। अब मान लेते हैं कि अटैकर ने 1.2 के बिहाफ पे किसी यूटिलिटी को यूज करते हुए, किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, ठीक है, अरे कोई एप्लीकेशन यूज कर ली, उस एप्लीकेशन को यूज करते हुए जो आर्प रिक्वेस्ट 1.2 के लिए आई थी, तो 1.2 के बिहाफ पे अपना मैक एड्रेस दे दिया C। अरे इसने आर्प रेस्पॉन्स दे दिया अटैकर ने,
अब जब ये ARP रेस्पॉन्स देगा तो ऑब्वियसली उसमें सोर्स आईपी क्या रखेगा अपना 1.2, क्योंकि 1.2 के बेहाफ पे दे रहा है। सोर्स मैक एड्रेस क्या रखेगा अपना मैक एड्रेस सी, डेस्टिनेशन आईपी क्या रखेगा 1.1 डेस्टिनेशन मैक ए। इसने दे दिया ARP रेस्पॉन्स आया यहां पे, तो ये क्या समझेगा कि 1.2 का, बोलो क्या समझेगा ये कि 1.2 का जो मैक एड्रेस है दैट इज सी, और ये अपनी ARP टेबल में इसकी एंट्री कर लेगा कि 1.2 का मैक एड्रेस सी है, कर लेगा इमीडिएटली, क्योंकि ARP रेस्पॉन्स में इसको मैक एड्रेस क्या मिला सी। और ये जो ARP रेस्पॉन्स आया इस अटैकर से सोर्स के पास वो एक्चुअल यूजर से पहले आ गया, तो ऑब्वियसली अब इसके बाद अगर कोई ARP रेस्पॉन्स आएगा तो उसको ये रीड ही नहीं करेगा। अरे एक बार जो ARP रेस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब जब इसके पास ARP रेस्पॉन्स में 1.2 का मैक एड्रेस सी आ गया, तो अब जब ये यहां से डेटा फॉरवर्ड करेगा तो फ्रेम के अंदर समझना, पैकेट में तो अभी भी सोर्स आईपी क्या रहेगा 1.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा 1.2, लेकिन फ्रेम में सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा ए, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लग करके जाएगा सी। अब जब ये फ्रेम स्विच 1 रिसीव करेगा यहां पे, तो इसको सी कहां से लर्न हो रहा है 0/3 से, यूनिकास्ट करेगा तो डेटा कहां पे मूव करा देगा आउट फ्रॉम 0/2, सॉरी 0/3, ठीक है। तो ट्रैफिक कहां पे गया पूरा का पूरा अटैकर, और अटैकर ने क्या करा रखा होगा यहाँ पे कैप्चरिंग, तो ये कैप्चर कर लेगा पूरे के पूरे ट्रैफिक को। क्या एक्चुअल यूजर पे गया डेटा, तो इसी को कहते हैं मैन इन मिडिल अटैक। अरे आ गई बात समझ में। अब इससे प्रिवेंट कैसे करें अपने नेटवर्क को। मैन इन मिडिल हम जो कहते हैं सिर्फ आपके बेस पे हम बताएंगे, जैसे हमने पिछली बार डीएचसीपी रोड सर्वर वाला काम किया तो उसके बीच में मैन इन मिडिल ही है वो भी। हाँ हाँ इसको आपको ऐसे नहीं हाँ, डीएचसीपी में डोस भी होता है, डीएचसीपी पे डोस अटैक भी हो जाता है, ठीक है ना। तो डीएचसीपी पे डोस अटैक ना हो इसके लिए पोर्ट सिक्योरिटी है फिर हमारे पास। हाँ वो भी कर सकते हैं, और साथ में पोर्ट सिक्योरिटी किस काम आएगी। तो फिलहाल ये समझ में आया आपको मैन इन मिडिल अटैक। तो किसी दूसरे के बेहाफ पे कोई भी ARP रेस्पॉन्स दे सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ऑब्वियसली जो डेटा है वो किसी दूसरे के पास ही जाएगा, आपका जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है उसके पास नहीं जाएगा। तो यही होता है मैन इन मिडिल अटैक। इससे बचने के लिए हमारे पास है डायनामिक ARP इंस्पेक्शन को यूज करते हुए हम इस अटैक से अपने नेटवर्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब डाई के लिए क्या जरूरी है, डीएचसीपी स्नूपिंग मैंडेटरी है। जब तक डीएचसीपी स्नूपिंग नहीं चलाओगे तब तक डायनामिक ARP इंस्पेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो मतलब डीएचसीपी स्नूपिंग भी जरूरी है, और उसके साथ में फिर हम क्या एनेबल करा लेंगे डायनामिक ARP इंस्पेक्शन। अब डायनामिक ARP इंस्पेक्शन काम कैसे करता है वो समझो। मान लो ये एक स्विच है, स्विच 1, ठीक है। और यहां पे ये डीएचसीपी सर्वर है, मान लो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। डीएचसीपी सर्वर का मैक एड्रेस मान लेते हैं ए, इस यूजर का मान लेते हैं बी, इसका मान लेते हैं सी, और इसका मान लेते हैं डी। अब मान लो डायनामिक ARP इंस्पेक्शन तो खैर आपने इनेबल करा ही रखा है, स्नूपिंग भी रहेगा, मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक स्नूपिंग इनेबल नहीं कराओगे तब तक डायनामिक ARP इंस्पेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल्ड है यहाँ पे, और डायनामिक ARP इंस्पेक्शन भी इनेबल्ड है, राइट। ओके, अब डायनामिक, पहले तो डीएचसीपी स्नूपिंग की बात कर लेते हैं। देखो जब डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल्ड रहती है तो यहाँ पे पूल डिफाइन किया होगा आपने, इसका अपना आईपी एड्रेस तो 1.1 है, बाकी पूल डिफाइन किया होगा यहाँ पे। इसको मान लो आईपी एड्रेस क्या लोकेट कर दिया इसने, इसको और इसको मान लेते हैं, और ये जो 1.3 है इसको क्या मान के चलें फिर से अटैकर। तो होता क्या है, देखो ये जो स्विच 1 है इस पे क्या इनेबल करा रखा है आपने डीएचसीपी स्नूपिंग। तो जब डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल रहती है तो इसमें क्या होता है कि डीएचसीपी स्नूपिंग डेटाबेस मेंटेन करना स्टार्ट कर देगा स्विच आपका। डीएचसीपी स्नूपिंग डेटाबेस मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है। अब स्नूपिंग डेटाबेस में क्या रहता है,
मींस डीएचसीपी स्नूपिंग डेटाबेस में कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है वो पता होनी चाहिए आपको। एक्चुअली जब इसने 1.2 आईपी एड्रेस एलोकेट किया बी को, तो ये पीसी किस पोर्ट से कनेक्टेड है 0/2 से, तो इमीडिएटली स्विच 1 अपने डेटाबेस में, स्नूपिंग के डेटाबेस में एक एंट्री क्रिएट कर लेगा ऑटोमेटिकली कि एक डिवाइस कनेक्टेड है 0/2 पे और उसका मैक एड्रेस है बी और हमने आईपी एड्रेस एलोकेट कराया 1.2। ये डीएचसीपी स्नूपिंग डेटाबेस टेबल में एंट्री मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही डी की एंट्री आ गई होगी, अरे स्विच की स्नूपिंग डेटाबेस में, जो स्विच का स्नूपिंग डेटाबेस है उसमें 0/3 पे मैक एड्रेस डी, आईपी एड्रेस 1.3, फिर 0/4 पे मैक एड्रेस सी और आईपी एड्रेस 1.4। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन किसके पास है? स्विच 1 के डेटाबेस में, अरे जो स्नूपिंग डेटाबेस है। अब आपने क्या एनेबल करा रखा है यहाँ पे? डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन। अब होगा क्या देखो, मान लो सोर्स क्या है इस बार 1.2, डेस्टिनेशन क्या मान लिया हमने 1.4, मान ले ऐसा, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी इसमें, है क्या? तो अब जब 1.2 से 1.4 को डेटा फॉरवर्ड करोगे तो सबसे पहले क्या जनरेट करेगा ये? आर्प रिक्वेस्ट। उस आर्प रिक्वेस्ट में सोर्स आईपी किसका रखेगा? अपना। सोर्स मैक किसका रखेगा? अपना। डेस्टिनेशन आईपी क्या रखेगा? और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा? 0। ठीक है, अब ये आर्प रिक्वेस्ट कहां पे पहुंची? स्विच 1 के 0/2 पे। तो अब देखो याद रखना, जब भी आप डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन इनेबल करा दोगे स्विचेस पे, तो अब अगर उसको कोई आर्प रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स, कुछ भी, आइदर आर्प रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, कुछ भी किसी भी पोर्ट पे रिसीव होगा तो उसको इंस्पेक्ट करेगा, उसको। अब जब ये आर्प रिक्वेस्ट आई तो इसको इंस्पेक्ट किया इसने। इंस्पेक्ट करने के बाद में देखा कि सोर्स क्या है, सोर्स आईपी क्या है 1.2, सोर्स मैक एड्रेस क्या है बी, और पोर्ट नंबर कौन सा है 0/2 जिस पर आर्प रिक्वेस्ट रिसीव हुई, और इसको कंपेयर करेगा अपने स्नूपिंग डेटाबेस से। अगर वहां पे ये एंट्री मिल जाती है, मैच कर जाती है, तो इसका मतलब आर्प रिक्वेस्ट वैलिड है, नहीं तो आर्प रिक्वेस्ट को यहीं पे ड्रॉप कर देगा। अब मान लेते हैं ये तो वैलिड है, अब ये आर्प रिक्वेस्ट को क्या करेगा? फ्लड, तो ये यहां से भी जाएगी और यहां से भी जाएगी। अब मान लो कि ये जो अटैकर है इसने फिर से अटैक करने की कोशिश की, इसने 1.4 के बेहाफ पे आर्प रेस्पॉन्स में किसका मैक एड्रेस दे दिया? अपना, डी। अब इसने जब ये आर्प रेस्पॉन्स देगा, देखो यहां पे, तो यहां पे रिसीव करेगा। आर्प रेस्पॉन्स किसके बेहाफ पे दे रहा है? 1.4 के बेहाफ पे। तो सोर्स आईपी क्या रहेगा? 1.4, सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा? डी। डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा? 1.2, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा? बी। अब जब इस पोर्ट पे रिसीव करेगा तो ये आर्प, क्योंकि आर्प रेस्पॉन्स है, चाहे कुछ भी हो, खैर रिक्वेस्ट हो या रेस्पॉन्स हो, दोनों को क्या करता है? इंस्पेक्ट। जैसे रेस्पॉन्स आएगा तो फिर से इंस्पेक्ट किया स्विच 1 ने, जब इंस्पेक्ट करेगा तो अपने डीएचसीपी स्नूपिंग डेटाबेस से कंपेयर करेगा, क्या स्नूपिंग डेटाबेस में 0/3 पे 1.4 और मैक एड्रेस डी है? नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये मिसमैच। जैसे ही मिसमैच होगा इस आर्प रेस्पॉन्स को यहीं पे ड्रॉप कर देगा, यहीं पे फेल हो जाएगा ये, अगर डीएचसीपी स्नूपिंग डेटाबेस में एंट्री नहीं मिली। अब अगर ओरिजिनल यूजर से आर्प रेस्पॉन्स आएगा तो अलाउ करेगा या नहीं करेगा? कर देगा। तो बस यही होता है डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन। डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्विच ऑटोमेटिकली आर्प को इंस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे आर्प रिक्वेस्ट हो चाहे आर्प रेस्पॉन्स हो। अगर एक वैलिड सोर्स से आर्प रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स नहीं आई तो उसको वहीं पे उसी पोर्ट पे ड्रॉप कर देगा। आ गई बात समझ में? तो अब अगर ये यहाँ पे आर्प रेस्पॉन्स देता भी है तो इसका आर्प रेस्पॉन्स यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, क्या जाएगा सोर्स तक? अरे जिसने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट की थी क्या वहां पे रेस्पॉन्स जाएगा अटैकर से? बिल्कुल। हाँ बस ठीक है, फिर तो एक इनवैलिड या फिर एक अनऑथोराइज्ड यूजर के पास हमारा डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा। तो यही होता है डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन। समझ में आया? मैन इन मिडिल अटैक, उससे प्रिवेंट करने के लिए कैसे वर्क करेगा ये, वो समझ में आया सभी को? बस यही काम है। अब करें इसको इम्प्लीमेंट। वैसे तो अटैक नहीं करा पाएंगे हम यहाँ पे, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर डीएचसीपी स्नूपिंग में एंट्री नहीं है तो आर्प रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स कुछ भी हो ड्रॉप हो जाना है। ठीक है, तो फिलहाल कैसे प्रूव कर सकते हैं? सिंपल है, स्विच 1 है, R1 को क्या बनाया हुआ है? डीएचसीपी सर्वर। साथ में हमारे पास क्या क्या है? R2, R3, R4 और R5। इनको एज ए एंड यूजर यूज कर लेंगे हम। क्यों?
आईपी एड्रेस एलोकेटेड हो गई यहाँ पे, हाँ जी। देख लेते हैं एक बार। खैर R1 तो प्रॉपर्ली वर्क कर ही रहा होगा। R2 पे चलते हैं। आईपी एड्रेस कहाँ से ले लिया हमने? DHCP सर्वर से, ठीक है। R3 पे क्या मिला हुआ है? 1.10, R4 पे 1.12, R5 पे कोई आईपी एड्रेस होगा ही नहीं क्योंकि हमने इसको तो मैनुअली एलोकेट कराया हुआ था ना। अब मिल जाएगा। मिल गया 1.14। ये डायग्राम है अब हमारा 1.1। बाकी इनको मिला हुआ है, हो सकता है यहाँ पे क्या हो, R2 पे क्या मिला हुआ है यहाँ पे 1.13, R3 पे मिला हुआ है 1.10, R4 पे मिला हुआ है 12 और यहाँ पे 14। ठीक है। आर्प इंस्पेक्शन इनेबल करा हुआ, अभी तक तो इनेबल नहीं थी ना। स्नूपिंग तो पहले से इनेबल है। शो आईपी DHCP स्नूपिंग, ठीक है। आईपी आर्प इंस्पेक्शन, अब यहाँ पे डायरेक्ट एंटर नहीं है, वीलेन स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस वीलेन के लिए इनेबल कराना है, ठीक है। वीलेन 1 है ना, वीलेन 1 के लिए इंस्पेक्शन इनेबल करा लिया, हो गया इनेबल्ड। जिस भी वीलेन के लिए इनेबल कराना होगा करा लेना यहाँ से, ठीक है। इनेबल कराने के बाद अब R2 पे जाओ, R1 पे जाओ पहले। ARP रिक्वेस्ट देखो यहाँ पे है सभी एंट्रीज तो सभी है ना यहाँ पे। तो एक काम कर लेते हैं, FA0/0 को क्या कर दो एक बार शट डाउन, और शट डाउन करके क्या कर दोगे, नो शट जैसे ही करोगे तो जितनी भी ARP रिक्वेस्ट थी यहाँ पे, अरे ARP टेबल फ्लश हो जाएगी। शो आईपी ARP मींस ARP, ठीक है। बस अपनी एंट्री है ना, बाकी तो कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। आई बात समझ में जी। ध्यान से देखना, DHCP सर्वर को स्टैटिकली आईपी एड्रेस एलोकेट कराया हुआ है, राइट। अरे इतनी बात समझ में आई। हाँ जी। R2 शो आईपी, इसके पास 12.1.1 और .2, अरे ये लो, इसके पास केवल अपनी एंट्री है, अरे अपनी एंट्री है ना केवल। हाँ जी सर। R3 के पास भी अपनी ही एंट्री होनी चाहिए, अपनी एंट्री है। R4 के पास भी केवल अपनी एंट्री होनी चाहिए, और R5 के पास में भी केवल अपनी एंट्री है, राइट। अब अगर R2 से, अच्छा पहले स्विच 1 का डेटाबेस देख लो आप एक बार, स्विच 1 का डेटाबेस, स्नूपिंग डेटाबेस, राइट। शो आईपी DHCP स्नूपिंग डेटाबेस, या डेटाबेस नहीं बाइंडिंग देखो, शो आईपी DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग। तो 1.13 एंट्री है यहाँ पे, 1.14 एंट्री है, क्योंकि इन दोनों को हमने DHC मतलब जो ARP इंस्पेक्शन है उसको इनेबल कराने के बाद आईपी एड्रेस एलोकेट कराया था। और अगर हम बात करें 1.10 की, 1.10 कहाँ पे एलोकेटेड है? अच्छा R3, एक काम करो R3 पे जाकर के आईपी एड्रेस DHCP फिर से कह दो, R4 पे भी जाकर के एक बार अरे दोबारा आईपी एड्रेस एलोकेट करा दिया। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो ये शो आईपी DHCP बाइंडिंग, अरे शो आईपी DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग, देखना चारों की एंट्रीज आ गई यहाँ पे। 1.10 की भी एंट्री है, और देखो जो जो बताया था वही होगा यहाँ पे। मैक एड्रेस बताया था, उसका आईपी एड्रेस बताया था, वीलेन नंबर बताया था, इंटरफेस आईडी है या नहीं है, फिर मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, वीलेन आईडी और इंटरफेस। मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, वीलेन आईडी, इंटरफेस आईडी,
सभी की इंफॉर्मेशन है या नहीं है? अब ध्यान से देखना, ये तो हो गया स्विच के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अब हम चलते हैं R2 पे और ध्यान से देखना R2 पे शो IPR केवल अपनी एंट्री है। अब अगर मैं यहां से पिंग कर रहा हूं 1.1 को, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? इसका ARP रिक्वेस्ट जनरेट करना। तो ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, तो अब ये जो स्विच जब ये ARP रिक्वेस्ट रिसीव करेगा R2 से, तो ये तो वैलिड रहेगी, मैच कर जाएगा ये तो। अब जब ये इसको फ्लड करेगा तो R1 क्या देगा? इसका रेस्पॉन्स। क्या अब 1.1 की एंट्री है इसकी बाइंडिंग टेबल में, तो रेस्पॉन्स को क्या कर देगा ये स्विच 1? ड्रॉप करेगा या नहीं करेगा? बोलो। इसने ARP रिक्वेस्ट भेजी होगी और ये देखो स्विच पे क्या कह रहा है ये? इनवैलिड ARP रेस्पॉन्स। कौन से पोर्ट पे? मतलब R1 से। रेस्पॉन्स में क्या आया था देखना, यहाँ पे मैक एड्रेस, IP एड्रेस, और देखना ये 13 के लिए क्यों? तो इसने ड्रॉप कर दिया या नहीं किया? अब जब इसने ड्रॉप कर दिया तो क्या R2 के पास शो IPR क्या कह रहा है ये? मतलब मैक एड्रेस नहीं मिला, इसका मतलब एनकैप्सुलेशन क्या हो गई? फेल्ड। इवन देख सकते हो आप डीबग IP पैकेट डिटेल, राइट? और अब फिर से पिंग कराओ 192.168.1 को, तो जब 1.1 को ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो क्या कह रहा है? एनकैप्सुलेशन फेल्ड, क्योंकि इसके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं है। और जब तक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा तब तक ईथरनेट हेडर ऐड नहीं होगा, और जब तक ईथरनेट हेडर कंप्लीट नहीं होगा तब तक एनकैप्सुलेशन फेल्ड का मैसेज आपको शो करता रहेगा। आई बात समझ में या नहीं? तो प्रूव हो गया कि जो एंट्री टेबल में नहीं होगी, बाइंडिंग टेबल में नहीं होगी, उसको अलाउ नहीं करेगा। तो क्या गेटवे से पिंग कर पाया? अब ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर हम अपने गेटवे से ही पिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर बाहर कैसे जाएंगे? इंटरनेट एक्सेस हो पाएगा क्या? तो हमें पता है कि जो गेटवे है वो फिक्स्ड है हमारा 1/0/1 पे। ये अटैकर नहीं हो सकता कभी भी, ये अटैक करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? राउटर। तो मैनुअली ट्रस्टेड कर सकते हैं या नहीं? अरे इसको मैनुअली ट्रस्टेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है, फिर जाओ यहाँ पे स्विच पे, और जो ये पोर्ट है 1/0/1, इवन अगर R1 यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट करेगा ना, मान लो R1 से आप ट्राई करते हो किसी दूसरे को पिंग कराने के लिए, मान लो कि आपने पिंग कराया 1.13, तो अब ये ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा ये स्विच पे ARP रिक्वेस्ट। देखना। अच्छा, इस बार क्या दिखा रहा है ये? वही है, डीबग कर रखा है, डीबग बंद कर रखे ना सर। अरे अच्छा, 1.13 का पहले से था इसके पास ये मैक एड्रेस। अरे 1.13 का पहले से था, इसीलिए वो रेस्पॉन्स इनवैलिड दिखा रहा था। 14 ये देखो, अब दिखाएगा इनवैलिड ARP रिक्वेस्ट। दिखा दिया? अरे 14 के लिए इनवैलिड ARP रिक्वेस्ट दिखा दिया ना इसने। हाँ, तो देख लो अब। तो अब इस पोर्ट को क्या करा देंगे हम? ट्रस्टेड IPR इंस्पेक्शन करा दिया, ट्रस्टेड। ठीक है, शो IPR इंस्पेक्शन। पोर्ट क्या कराया था हमने? ट्रस्टेड वन नहीं था ना शो IP DSCP स्नूपिंग बाइंडिंग, वो इसलिए नहीं था क्योंकि उसको मैनुअली IP एड्रेस दिया था हमने स्टैटिकली। हाँ, वो सभी रहेंगे। तो यही रीजन है। देखो अभी यहाँ पे अगर हम R2 से देखना ध्यान से, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इसका IP एड्रेस क्या है? .13। अगर आप पिंग कराते हो 1.14 को तो हो जाएगा इजीली, क्योंकि इसके लिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ना। तो ARP रिक्वेस्ट इनवैलिड है, ना ही रेस्पॉन्स इनवैलिड रहा, क्योंकि दोनों की एंट्रीज हैं वहां पे। बट एक बात याद रखना, अगर पहले से मैक एड्रेस है ARP टेबल में और उसके बाद आप DSCP स्नूपिंग इनेबल करा देते हो तो उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ARP टेबल में तो पहले से मैक एड्रेस, फिर वो ARP रिक्वेस्ट जनरेट ही क्यों करेगा?
तो मतलब इम्पैक्ट तभी, हाँ, जो इसका इफेक्ट है वो तभी दिखेगा जब ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, क्योंकि ARP इंस्पेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, डेटा को इंस्पेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ ARP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को इंस्पेक्ट करेगा। स्विच क्यों देगा? अरे होस्ट देगा ना। हाँ डेटाबेस है, बट वो उसके बिहाफ पे नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ चेक करेगा, टेस्टिंग करेगा। खैर, इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लो कि आपने किसी को मैनुअली आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया, R5 को 14 था, FA0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.15 दे दिया इसको। क्या एंट्री है इसकी यहाँ पे? स्विच गॉन। अब 15 से पिंग करा करके देखो 1.1 को या 1.13 को। 13 कौन है? R2। हाँ जी। तो अब देखना ये स्विच दिखा देगा इनवैलिड ARP रिक्वेस्ट ऑन 0/5, क्योंकि वो ARP रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा होगा। कर दिया ड्रॉप। तो जो भी टेबल में नहीं होगा, हाँ जी, हाँ हाँ, वो आईपी एड्रेस के साथ रहता है ना। देखो जैसा DHCP सर्वर पे चल रहा होता है, ऐसे यहाँ पे भी चल रहा होता है। शो IP DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग, ये रहा ना टाइमर। अरे जैसे आईपी एड्रेस देगा तो लिस्ट ड्यूरेशन आता है ना ऑफर में। अरे जब ऑफर आता है तो उसमें लिस्ट ड्यूरेशन भी आता है, तो वहां से कॉपी कर लेगा इसको ये, और वो चलता रहेगा फिर। ओके, तो इतनी बात अब समझ में आ गई होगी आप सभी को। इवन अब अगर आप R2 से जाकर के देखो, R2 पे जाओगे और यहाँ से ट्राई करते हो पिंग कराने की 1.15 को, तो देखो ARP रेस्पॉन्स आएगा ना इस बार। तो रेस्पॉन्स आएगा तो देखो वही ड्रॉप हो जाना है आपका, क्योंकि अब R5 ने रेस्पॉन्स दिया होगा। ये ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो वो रेस्पॉन्स दे रहा होगा। रिक्वेस्ट तो वैलिड है बट रेस्पॉन्स इनवैलिड रहा होगा। ठीक है, हो गया प्रूव। तो सिक्योरिटी है या नहीं है ARP इंस्पेक्शन से? तो इस तरीके से आप ARP इंस्पेक्शन यूज करोगे। अब था पुराना इमीडिएटली रिमूव कर दिया, क्योंकि इसने यहाँ से डिक्लाइन, अरे वो मैसेज जनरेट किया ना यहाँ से इसने R5 ने कि आई डोंट वांट दिस आईपी एड्रेस। अरे जब हम आईपी एड्रेस अलोकेट करते हैं तो DHCP सर्वर को इन्फॉर्म करता है कि मैं अब इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, और वो अब यहाँ पे क्या एनेबल है स्विच 1 पे DHCP स्नूपिंग। तो मतलब DHCP के जितने भी पैकेट्स आएंगे सभी को इंस्पेक्ट करेगा। तो उसने देखा अच्छा ये तो फ्री हो गया आईपी एड्रेस, तो उसने फ्री कर दिया उसको अपने डेटाबेस से। आ जाएगी ऑटोमेटिकली। हाँ ये देखो, अब देखो R5 पे जाओ। अब मान लो कि आपने यहाँ पे कह दिया नो आईपी एड्रेस, राइट, और यहाँ पे दोबारा से एक आईपी एड्रेस DHCP। तो इसको देखते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस मिलेगा। वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहां पे स्विच के डेटाबेस में। क्या आया? 1.15। तो देखना अब यहाँ पे पहले 15 था क्या? यहाँ पे देख लो, था क्या? अब सो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।